मान लीजिए दो लोग पिछले 10 साल से एक बड़े शहर में एक साथ रह रहे हैं। हाँ। वे एक ही घर में रहते हैं, साथ मिलकर खाना बनाते हैं, घर का किराया आधा-आधा बांटते हैं और अगर कोई एक बीमार पड़ जाए ना, तो दूसरा रात भर जागकर उसकी देखभाल करता है। एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। बिल्कुल। वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। वे एक दूसरे को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन अगर एक समाजशास्त्री से पूछा जाए कि क्या ये दोनों एक परिवार हैं? विशेषकर आज के दौर में जब ये अवधारणा इतनी तेजी से बदल रही है। एकदम सही। पुराने सारे नियम टूट रहे हैं। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि परिवार मानव समाज की एक यूनिवर्सल सोशल यूनिट है। मतलब एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई। दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति में परिवार का कोई ना कोई रूप जरूर मौजूद रहा है। हाँ, चाहे वो किसी भी ऐतिहासिक कालखंड की बात हो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चीज इतनी आम है ना, उसे वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है। मुझे तो लगता है परिवार को परिभाषित करना मुट्ठी में पानी पकड़ने जैसा वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब हम सब जानते हैं कि पानी क्या है, लेकिन कागज पर उसकी सटीक सीमाएं तय करना। बहुत ही जटिल है। हाँ, और ये जटिलता तो इस शब्द की उत्पत्ति में ही छिपी है। हम्म। अगर हम इतिहास देखें तो फैमिली शब्द की जड़ें लैटिन भाषा के फैमिलिया शब्द में मिलती हैं। लेकिन रोमन काल में इस शब्द का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आज हम समझते हैं। बिल्कुल नहीं। रोमन समाज में फैमिलिया का मतलब सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं होता था। तो फिर उसमें और कौन शामिल था? इसका अर्थ एक पूरी गृहस्थी से था। मतलब माता पिता और बच्चों के अलावा नौकर, दास और यहाँ तक कि खेत में काम करने वाले लोग भी उसी फैमिलिया का हिस्सा माने जाते थे। अच्छा, मतलब जो भी उस घर के लिए काम कर रहा है वो परिवार का हिस्सा है। हाँ, लेकिन समय के साथ ये परिभाषा बहुत संकुचित होती गई। समाजशास्त्र में जब हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो परिवार की नींव मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर टिकी मानी जाती है। और वे दो सिद्धांत हैं विवाह और वंश। बिल्कुल। मैरिज और डिसेंट, ये दोनों तत्व वो गोंद है जो इस पूरी संरचना को जोड़े रखते हैं। विवाह दो वयस्कों के बीच एक सामाजिक अनुबंध बनाता है और वंश ये तय करता है कि आने वाली पीढ़ियों को किस तरह इस संरचना में शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अलग-अलग समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण देखते हैं ना, तो लगता है कि ये गोंद भी अलग-अलग तरीके से काम कर रहा है। हाँ, ये तो है। जैसे हमारे स्रोत में जॉर्ज मोडॉक की परिभाषा का जिक्र है। मोडॉक ने परिवार को समझने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट पैमाने दिए हैं। वो 3 कीवर्ड्स जो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। समान आवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन। रेजिडेंस, कोऑपरेशन और रिप्रोडक्शन। हाँ, उनके अनुसार एक परिवार में कम से कम 2 वयस्क होने चाहिए जिनके बीच समाज द्वारा मान्यता प्राप्त यौन संबंध हों और उनके बच्चे हों। देखिए, मडक की परिभाषा एक बहुत ही पारंपरिक और जिसे हम प्रकार्यवादी या फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण कहते हैं, उसे दर्शाती है। मतलब वे परिवार को बस एक मशीन की तरह देख रहे हैं। एक तरह से हाँ, एक ऐसी मशीन जिसका मुख्य काम समाज को चलाना और नई पीढ़ियों को जन्म देना है। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना है। मतलब मर्डक की यह बात पचने में थोड़ी मुश्किल है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मर्डक के पैमाने को सख्ती से लागू किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विवाहित जोड़े के बच्चे नहीं हैं तो मर्डक की नजर में वे परिवार ही नहीं है। हाँ, ये तो आज के दौर में बहुत ही अजीब बात है ना। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मर्डक की यह परिभाषा बहुत कठोर है और इसीलिए इसकी समाजशास्त्र में बहुत आलोचना भी होती है। इसके ठीक विपरीत अगर हम अमेरिकी जनगणना या यूएस सेंसस की परिभाषा को देखें तो उसका नजरिया थोड़ा अलग है। अधिक कानूनी नजरिया है शायद। बिल्कुल। अमेरिकी जनगणना के अनुसार परिवार वह है जहां 2 या अधिक लोग रक्त संबंध, विवाह या दत्तक व्यवस्था के जरिए जुड़े हों। मतलब ब्लड मैरिज या एडॉप्शन। हाँ, और वे एक साथ रहते हों। जो हमारी मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी की शाखा है, वो भी काफी हद तक इसी को मानती है। तो यहाँ प्रजनन वाली वो कठोर शर्त अनिवार्य नहीं है? नहीं, यहाँ कानूनी और जैविक जुड़ाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो एक तरफ मॉडॉक्स हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समाज का पहिया कैसे घूमेगा, और दूसरी तरफ जनगणना विभाग है जो सिर्फ
कागजी और कानूनी रिश्तों को देख रहा है। हाँ, और ये उलझन तब और गहरी हो जाती है जब हम उन 3 शब्दों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल हम अक्सर एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। आप परिवार, परिजन और गृहस्थी की बात कर रही है ना? बिल्कुल। फैमिली, किनशिप और हाउसहोल्ड, इन तीनों के बीच की लकीरें समाजशास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से खींची गई हैं। तो सबसे पहले परिवार और परिजन मतलब नातेदारी के फर्क को समझते हैं। देखिए, परिवार आकार में छोटा होता है। इसमें मुख्य रूप से पति-पत्नी और उनके बच्चे आते हैं। और इनके एक ही छत के नीचे रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन परिजन या किनशिप एक बहुत ही व्यापक जाल है। इसमें तो चाचा, बुआ, मामा सब आ जाएंगे। हाँ, दूर के चचेरे भाई बहन सब इसी जाल का हिस्सा है। इसके लिए नोट्स में एक रूल ऑफ थंब दिया गया है जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। कौन सा? सभी परिवार वाले परिजन हैं, पर सभी परिजन परिवार के सदस्य नहीं है। बिल्कुल, ये इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ, बहुत स्पष्ट कर देता है ये। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है परिवार और गृहस्थी के बीच का अंतर। वो रूममेट्स वाला उदाहरण जो हमने शुरुआत में लिया था। हाँ, जो 10 साल से साथ रह रहे हैं उन्हें गृहस्थी माना गया, परिवार नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र में गृहस्थी को एक सामूहिक आर्थिक इकाई के रूप में देखा जाता है। सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। इसका मुख्य आधार है एक साथ भोजन बनाना, उपभोग करना और आर्थिक संसाधनों को साझा करना। तो इसमें परिवार के बाहर के लोग भी आ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे नौकर, पेइंग गेस्ट या आपके वो रूममेट्स, वे सब एक हाउसहोल्ड का हिस्सा हैं। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक गृहस्थी बिना परिवार के हो सकती है? हाँ, 100%। और एक परिवार भी कई गृहस्थियों में बटा हो सकता है। ये कैसे? मतलब अगर काम के सिलसिले में माता-पिता एक शहर में रहते हैं और बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में किसी हॉस्टल में, हाँ, या किराए के घर में रह रहे हो। तो उनका परिवार तो एक ही है, लेकिन उनकी गृहस्थियां दो अलग-अलग हो गई। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और इस जटिल रिश्ते को समाजशास्त्री मेयर फोर्टिस ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनके द डेवलपमेंटल साइकिल सिद्धांत में। हाँ, फोर्टिस ने परिवार और घरेलू समूह के काम को बिल्कुल अलग-अलग करके देखा। घरेलू समूह मतलब डोमेस्टिक ग्रुप। हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि परिवार एक प्रजनन का केंद्र है, एक रिप्रोडक्टिव कोर, जहां नए जीवन का जन्म होता है, रिश्ते बनते हैं। और वहीं घरेलू समूह वह आर्थिक ढांचा या इकोनॉमिक शेल है जो उस परिवार को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराता है। मुझे लगता है इसे एक रूपक के जरिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे परिवार एक कार का इंजन है। इंजन का काम है ऊर्जा पैदा करना और गाड़ी को आगे बढ़ाना। सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ इंजन सड़क पर दौड़ सकता है? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। उसे एक बाहरी ढांचे की जरूरत होती है, एक चैसीज, पहिए और एक फ्यूल टैंक। तो फोर्टिस का जो घरेलू समूह है वह उसी कार का बाहरी ढांचा है। वाह, ये रूपक तो बिल्कुल सटीक बैठता है ना? वो ढांचा इंजन को बाहरी दुनिया के झटकों से बचाता है और उसे काम करने के लिए जरूरी ईंधन मतलब आर्थिक संसाधन देता है। हाँ, क्योंकि बिना उस आर्थिक ढांचे के परिवार रूपी इंजन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो अगर ये परिवार एक इंजन है, तो इसके पुर्जे क्या हैं? ये काम कैसे करता है? नोट्स में कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताओं का जिक्र है जो दुनिया भर के परिवारों में पाई जाती हैं। हाँ, और अगर हम सिर्फ लिस्ट बनाने के बजाय इसके पीछे के तर्क को समझें, तो एक परिवार को टिके रहने के लिए कई स्तरों पर काम करना पड़ता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो एक यौन संबंध और विवाह का स्वरूप होना चाहिए। यहाँ विवाह की भूमिका बहुत अहम लगती है। समाजशास्त्र के नजरिए से तो बहुत ज्यादा। विवाह महज दो लोगों के प्यार का जश्न नहीं है। ये समाज द्वारा दिया गया एक वैधता का ठप्पा है, एक लेजिटिमेसी है। मतलब प्यार से ज्यादा ये समाज की व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ, क्योंकि विवाह के जरिए ही समाज यौन संबंधों को एक नियम में बांधता है ताकि सामाजिक अराजकता न फैले। अच्छा, ताकि ये तय हो सके कि पैदा होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी किस पर होगी और संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होगा ये भी। सही बात है। मतलब विवाह समाज की व्यवस्था को टूटने से बचाने का एक टूल है। और इसके अलावा परिवार को जिंदा रहने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था भी चाहिए होती है ताकि भौतिक जरूरतें पूरी हो सकें। हाँ, और उस आर्थिक साझेदारी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समान आवास या कॉमन हैबिटेशन की जरूरत होती है। जाहिर है, जब सब एक छत के नीचे रहेंगे तभी तो संसाधनों का सही बंटवारा हो पाएगा। और इसी एक छत के नीचे परिवार अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देता है, जैसे कि जैविक और सामाजिक आर्थिक कार्य। हाँ,
जैविक कार्यों में यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि और मानव जाति की निरंतरता के लिए प्रजनन शामिल है। जो हमने अभी देखा कि परिवार ही उसे वैधता देता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है वो है परिवार का सामाजिक कार्य, जिसे समाजशास्त्र में समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहा जाता है। समाजीकरण को हम एक पुल की तरह देख सकते हैं। पुल कैसे? देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो केवल एक जैविक प्राणी होता है, एक बायोलॉजिकल एंटिटी। उसे सिर्फ अपनी भूख और नींद का एहसास होता है। बस परिवार ही वो पहली जगह है जहां उसे भाषा, संस्कृति, सही और गलत के पैमाने सिखाए जाते हैं। और समाज के मूल्य भी। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया उस जैविक प्राणी को एक सामाजिक इंसान में बदल देती है। इसे शायद ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग एक कोरे कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह पैदा होता है। हाँ, और परिवार उस पर संस्कृति का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। बिल्कुल। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो बच्चा आगे चलकर समाज के साथ जुड़ पाता है। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कैसा मोड़? परिवार का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी जो संरचना है वो हमेशा एक जैसी नहीं रही है। हाँ, ये तो ऐतिहासिक सच है। इतिहास के पहिए ने परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था और ढांचे को उलट कर रख दिया है। बिल्कुल। और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम औद्योगिकरण से पहले के समाजों को देखें ना, तो परिवार अपने आप में एक उत्पादन इकाई हुआ करता था। उत्पादन इकाई से आपका मतलब है कि घर और काम की जगह एक ही थी? हाँ, लोग अपने खेतों में साथ काम करते थे, घर के बरामदे में बैठकर कपड़े बुनते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब पूरा परिवार एक वर्क टीम की तरह होता था। एकदम सही। पिता, माता, बच्चे सब मिलकर उस चीज का उत्पादन करते थे जिससे उनका घर चलता था। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति आई, कारखाने खुले और उत्पादन का काम घर से बाहर चला गया, मीलों दूर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। और मुझे लगता है इसी एक बदलाव ने परिवार की पूरी प्रकृति बदल कर रख दी। परिवार अब उत्पादन इकाई से बदलकर सिर्फ एक उपभोग इकाई या कंजम्पशन यूनिट रह गया। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और ढांचागत बदलाव था। हाँ, अब पिता या माता सुबह उठकर किसी और की फैक्ट्री या ऑफिस में काम करने जाते हैं, अपना समय और मेहनत देते हैं, और उसके बदले उन्हें वेतन मिलता है। फिर वे उस वेतन से बाजार जाते हैं और किसी और के द्वारा बनाई गई चीजें खरीदकर घर लाते हैं, ताकि परिवार के साथ मिलकर उसका उपयोग कर सकें। तो इस एक शिफ्ट ने परिवार के सदस्यों को दिन के ज्यादातर हिस्से के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। बिल्कुल। पारंपरिक परिवारों में जहां लोग हर वक्त साथ रहते थे, उनकी भूमिकाएं बहुत सख्त और पितृसत्तात्मक हुआ करती थी। मतलब पैट्रियार्कल। हाँ, फैसले घर का मुखिया ही लेता था। हाँ। लेकिन औद्योगिकरण और आधुनिकता ने परिवारों को समतावादी बनाना शुरू किया। एगलिटेरियन। समतावादी, जहां फैसले मिलकर लिए जाते हैं और घर के काम भी साझा किए जाते हैं। आज के आधुनिक परिवारों में पति और पत्नी दोनों बाहर काम करते हैं, दोनों आर्थिक जिम्मेदारी उठाते हैं। ये समानता एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है हमें। आप घनिष्ठता और समय की कमी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए, समानता आ गई, लेकिन हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमसे वो क्वालिटी टाइम छीन लिया है जो पहले स्वाभाविक रूप से मिलता था। हाँ, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता। सही बात है। और इसी समय की कमी और आर्थिक बदलावों ने ना परिवार की संरचनाओं में कई तरह के विभाजन पैदा कर दिए हैं। जैसे? जैविक और संरचनात्मक आधार पर। हाँ, मुख्य रूप से एकल परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और विस्तारित परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिली। मर्डॉक का तो मानना था कि जब दो या अधिक एकल परिवार एक साथ जुड़ते हैं तो वो विस्तारित परिवार बन जाता है। इसके अलावा दो बहुत ही दिलचस्प संरचनाएं हैं जो समाज के काम करने के तरीके को दर्शाती हैं। कौन सी? एक है सगोत्रीय परिवार या कंसैंग्विनियस फैमिली। ये पूरी तरह से रक्त संबंधों पर टिका होता है। तो इसे हम एक तरह का ब्लड कोर मान सकते हैं। बिल्कुल, ब्लड कोर। ये बहुत स्थायी होता है। जैसे नोट्स में भारत के नायर परिवारों का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, जो काफी बड़े और आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ, और इसके विपरीत होता है वैवाहिक परिवार, कॉन्जुगल फैमिली, जो मुख्य रूप से मैरिज कोर पर आधारित होता है, मतलब पति पत्नी के रिश्ते पर। एकदम सही। ये आधुनिक औद्योगिक समाजों की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह परिवार
बाकी रिश्तेदारों से काफी कटा हुआ या आइसोलेटेड होता है। तो ये लचीला तो बहुत है, आप आसानी से नौकरी के लिए शहर बदल सकते हैं। हाँ, मोबिलिटी बहुत है। लेकिन ये बेहद नाजुक भी है ना, अगर पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटा तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि इसमें वो ब्लड कॉर वाला बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। और शायद इसी नाजुकपन और बदलते दौर ने हमें आज उत्तर आधुनिक परिवारों यानी पोस्ट मॉडर्न फैमिलीज की युग में लाके खड़ा कर दिया है। पोस्ट मॉडर्न परिवार इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि समाज अपनी पुरानी और कठोर परिभाषाओं को पीछे छोड़ रहा है। जैसे आज एकल अभिभावक या सिंगल पेरेंट परिवार बहुत आम हो गए हैं। हाँ, जहाँ एक माता या पिता अकेले ही बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। और एक बड़ा चलन सहवास का भी है, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, कोहैबिटेशन। बिल्कुल, लोग बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही सटीक तरीके से विवाह से पहले का ट्रायल रन कहा गया है। ट्रायल रन? हाँ। युवा अक्सर ये देखने के लिए साथ रहते हैं कि क्या वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे के अनुकूल हैं, वो भी बिना विवाह के कानूनी पछड़ों में पड़े। सही कहा। इसके अलावा पश्चिमी समाजों में मिश्रित परिवार या ब्लेंडेड फैमिली का ढांचा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। ये ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है? जब लोग तलाक के बाद पुनर्विवाह करते हैं ना, तो वे अपने साथ अपने पिछले विवाहों के बच्चों को भी नए परिवार में लाते हैं, स्टेप चिल्ड्रन। अच्छा, और कभी-कभी इसमें पूर्व पति या पत्नी के साथ भी एक साझा नेटवर्क बन जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल ढांचा है, लेकिन आज के समाज की एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रांतिकारी अवधारणा मुझे लगी वो है समाजशास्त्री कैथ वेस्टन का सिद्धांत, फैमिलीज वी चूज। हाँ, फैमिलीज वी चूज यानी ऐच्छिक परिवार। ये अवधारणा तो परिवार की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देती है। बिल्कुल। कैथ वेस्टन का ये अध्ययन मुख्य रूप से LGBTQ+ समुदाय पर केंद्रित था। ऐतिहासिक रूप से ना, इस समुदाय के लोगों को अक्सर उनके जैविक परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता था। बायोलॉजिकल फैमिलीज उन्हें निकाल देती थीं। तो जब खून के रिश्तों ने उनका साथ छोड़ दिया तो उन्हें सरवाइव करने के लिए अपने खुद के सपोर्ट सिस्टम बनाने पड़े होंगे। एकदम सही। और यहीं से ये विचार पनपा कि परिवार वो नहीं है जो खून या कागज पर लिखा है, बल्कि परिवार वो है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा हो, जो आपको भावनात्मक समर्थन दे। उन्होंने अपने दोस्तों, पूर्व प्रेमियों और समुदाय के लोगों को मिलाकर अपना खुद का चयनित परिवार या चोजन फैमिली बनाया। समाजशास्त्र में वेस्टर्न का ये विचार तो एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है। बहुत बड़ा। सदियों से हम मानते आए थे कि परिवार आपको जन्म से मिलता है, आप उसे चुन नहीं सकते। लेकिन फैमिलीज वी चूज ये स्थापित करता है कि परिवार थोपा नहीं जाता, इसे व्यक्तिगत आधार पर बुना जा सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि परिवार की सीमाएं अब बहुत ज्यादा तरल या फ्लूइड हो चुकी हैं। और अब तो ये सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रह गया है। आज के बड़े शहरों में जो युवा काम करते हैं, अपने घरों से हजारों मील दूर हैं। वे भी तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा ही एक चयनित परिवार बना लेते हैं। बिल्कुल, वे साथ त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि परिवार में बदलाव लाने वाले कारक बहुत मजबूत हैं आज के समय में। जैसे भौगोलिक गतिशीलता या ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, लोग काम के लिए दूर जा रहे हैं, जिससे बड़े संयुक्त परिवार टूट गए हैं, व्यक्तिवाद बढ़ा है, इंडिविजुअलिज्म, लोग अब अपनी निष्ठा को ज्यादा महत्व देते हैं। और तकनीक के प्रभाव को तो हम भूल ही नहीं सकते। तकनीक ने तो एक अजीबी विरोधाभास पैदा कर दिया है यार। कैसे? मतलब इसने 7 समंदर पार बैठे रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात करना तो आसान कर दिया है। लेकिन उसी तकनीक ने एक ही सोफे पर बैठे पति पत्नी या माता पिता और बच्चों के बीच एक गहरी सामाजिक दूरी बना दी है। हाँ, हर कोई अपनी स्क्रीन में खोया रहता है। बिल्कुल। इन सभी कारकों ने मिलकर परिवार को एक तरल संरचना में बदल दिया है। जो संस्था कभी एक लोहे के ढांचे की तरह सख्त हुआ करती थी, वो अब पानी की तरह हो गई है, जो समय और समाज के बर्तन के हिसाब से अपना आकार बदल रही है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने देखा कि कैसे समाजशास्त्रियों ने परिवार को समझने के अलग अलग चश्मे दिए। हमने देखा कि मर्डॉक ने बुनियादी आर्थिक और प्रजनन वाली परिभाषा दी, फिर फोर्टिस ने इंजन और गाड़ी के रूपक से समझाया कि घरेलू समूह परिवार को संसाधन कैसे देता है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कारखानों के आने से परिवार उत्पादन से महज उपभोग करने वाली इकाई कैसे बन गया। बिल्कुल। और अंत में कैथ वेस्टन के नजरिए से देखा कि कैसे
खून के रिश्तों की जगह अब चुने हुए रिश्तों ने लेनी शुरू कर दी है। समाजशास्त्र की यही खूबी है। ये हमें बताता है कि जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत साधारण मान लेते हैं, असल में उनके भीतर बदलावों की बहुत गहरी लहरें काम कर रही होती हैं। एकदम सही बात है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।